कहानी की शुरुआत होती याओची से उसका बॉयफ्रेंड लिनबो उसे फ्लावर्स का बुके देता है। कहता है तुम मेरे फोन को क्यों नहीं उठा रही। अब याओची बात करने से मना कर देती है तो लिनबो कहता है बस बहुत हुआ, मैंने कितनी बार कहा कि वो लड़की खुद उस दिन मेरे पीछे पड़ी थी, मैं क्या करता। और तभी वह कंपनी के ऑनर मिस्टर जेनलिन आते हैं। याओची कहते लिनबो से मैंने कहा ना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मुझसे दूर रहो। और तभी वो फूल गिर जाते हैं। तभी वो सामने जिलिन को देखती है, सोचती क्या न्यू प्रोजेक्ट की बॉस है। उसका लिनबो की बातों पर ध्यान नहीं होता, वो उसे होटल का कार्ड देता है, कहता है मुझसे मिलने आ जाना। तभी याओची सोचती लगता है मीटिंग स्टार्ट होने वाली ही, मुझे जल्दी जाना होगा और वहाँ से जल्दी में चली जाती है। और यहाँ जिलिन कहता है सेक्रेटरी से न्यू प्रोजेक्ट में गड़बड़ी है, मुझे 10 मिनट के अंदर सारी रिपोर्ट चाहिए, मीटिंग को अरेंज करो। और यहाँ मैनेजर कहता है याओची तुम तो नहीं हो ना, प्रोजेक्ट काफी पुराना है, थोड़ी गलती है, तुम बॉस के सामने चुप रहना, कुछ मत कहना, मैं सारी बातें समझा दूंगा। तो याओची सोचती पक्का कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। और तभी वो झिलनिन को पास से देखती है, उसकी नजरें नहीं हट पाती। और झिलनिन भी याओची को अनजान आंखों से देखता है पर कुछ कहता नहीं है। फिर आगे तो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है 3 गांव में बनाए गए बिल्डिंग्स के बारे में। और तभी याओची चुपके से तो पावर प्लग को निकाल देती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है और कहती सॉरी लाइट्स लगता है खराब हो चुकी है। अब झिलनिन सारी बातों को नोटिस करता है और तभी याओची सोचती आई होप इतने बड़े बॉस इस गलती को पकड़ ले। फिर से पावर प्लग को लगा देती है और स्क्रीन पर तो प्रोजेक्ट का डेट शो होता है जो जानबूझकर याओची दिखाती है। झिलनिन तो समझ जाता है और कहता है मुझे याद है प्रोजेक्ट तो नवंबर के महीने में फाइनल हो चुका था, तो फिर इसे अप्रूव मार्च में क्यों किया गया है, कौन सी गलती मुझसे छुपाई जा रही है। यहाँ पर वो तो ढेर सारी बातें सुनाता है। तो याओची सोचती थैंक गॉड बॉस के पास तो दिमाग है और वो तो मैनेजर को 10 दिन का टाइम देता है सारी बातें बताने के लिए। फिर आगे सेक्रेटरी कहता है बॉस आप तो प्रोजेक्ट की कमियों को पहले से जानते थे ना, आपने जानबूझ के अनजान बनने का नाटक किया। तो झिलिन कहता है मैं भी देखना चाहता था कंपनी में कोई काबिल है जो सच को पता कर सके, और देखो उस न्यू एम्प्लॉय ने सारी बातें पता कर ली और मुझे बता दी। सेक्रेटरी कहता है बॉस पर उसे कंपनी में आए हुए तो बस 2 महीने हुए हैं और वो तो मैनेजर से डर जाएगी। तो झिलिन कहता है नहीं, वो लड़की काफी ब्रेव है, प्रोजेक्ट में चीटिंग हो रही बात कंपनी में सब जानते पर किसी ने मुझे नहीं बताया, हिम्मत नहीं कर उसने सारी बातों को पता कर लिया 2 महीने में ही। फिर आगे याओची कहती मैनेजर मैंग मिस्टर झिलनिन क्या मुझसे कुछ पूछना चाहते, मुझे डर लग रहा है। तो मैंग कहता है मानता हूँ कि बॉस थोड़े गुस्सेले पर वो इंसानों को नहीं खाते एंड डोंट वरी, वो गुस्सा करेंगे तो सबसे पहले मुझ पे करेंगे। तभी वो झिलनिन की पेंटिंग को देखते कहते इसमें कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तरीके से लिखा गया है, कितनी शार्पनेस राइटिंग है इसकी। हमारे चेयरमैन तो सच में बहुत ही स्किलफुल पर्सन है। और तभी वहाँ पर झिलनिन आता है, वो कहती चेयरमैन आप, मैं मिस्टर मैंग को बुला के लाती हूँ कि उसके पास आ जाती है। सोचते कि मुझसे प्रोजेक्ट के बारे में बातें पूछने वाले पर मैंने तो कुछ नहीं किया ना। तब यहाँ पर मैंग आ जाता है और कहता है बॉस सॉरी वेट करवाने के लिए प्लान को मैंने बना लिया है। झिलनिन कहता है टेंग प्रोजेक्ट में एक नहीं बल्कि कई लोगों की धोखेबाजी मिली हुई है, हमें खुद गड़बड़ियों को पता करना होगा। और याओची को देखता है, कहता है ध्यान कहाँ पर है, इस प्रोजेक्ट में तुम मेरे साथ चलोगी और बातों को पता करोगी मेरे लिए। फिर आगे याओची उसे देखती कहती पीछे से ये तो उतने ओल्ड दिखाई नहीं देते, शोल्डर भी काफी ब्रॉड है। कि तभी उसे कॉल आता है और वो तो झिलनिन से टकरा जाती है। अब वो तो पीछे मुड़ के देखता है, कहता है ध्यान कहाँ पर है। तो याओची कहती सॉरी कि वो तो लिनबो के नाम को पढ़ता है, कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन है। वो कॉल को कट कर देती है। तभी वो नीचे देखता है और होटल के कार्ड को उठाता है। याओची पकड़ने जाती पर वो तो उसे रोक लेता है, कहता है गर्ल्स को होटल के इन्विटेशन सोच समझ के एक्सेप्ट करनी चाहिए। याओची कहती बॉस थैंक यू सो मच आपके कंसर्न के लिए, पर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे का होटल कार्ड है। उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी सेक्रेटरी कहता है ये तो मास्टर लिनबो की गर्लफ्रेंड है, मैंने सुना है कि मास्टर लिनबो तो बहुत ही बड़े प्ले बॉय हैं और वो तो होटल में मैरिज प्रपोजल देने वाले और लाइव स्ट्रीम भी करने वाले हैं, बेचारी ये तो फंस जाएगी ना। झिलनिन कहता है अपनी बातें अपने पास रखो और पता करो कि लास्ट टाइम 10 प्रोजेक्ट को किसने फाइल किया था, हमें ट्रिप पर जाना है। फिर रात तो घर पर याओची को फोन आता कि वो भी झिलनिन के साथ में ट्रायंगल के प्रोजेक्ट में जा रही है कल सुबह 10 बजे। तो याओची सोचती कल तो लिनबो का बर्थडे है ना, जाने दो मुझे नहीं जाना, और कार्ड को डस्टबिन में फेंक देती है। फिर नेक्स्ट डे बस में सब तो आगे बैठने से मना करते, कहते लड़कियों को फ्रंट सीट पे बैठना चाहिए। याओची को जानबूझ के आगे बैठा देते हैं। तभी वहाँ झिलनिन आता है। याओची कहती गुड मॉर्निंग बॉस, और सोचते अच्छा सब बॉस से डर रहे थे इसलिए सब पीछे बैठ गए और मुझे आगे बिठा दिया।
झिलिन को देखकर वो तो स्माइल करती। फिर आगे बस के सामने तो लिनबो आ जाता है कार लेकर और चिल्लाता है, याओची मैंने कहा कि बाहर आ जाओ। तो याओची सोचती सही बात है, कितनी एम्बैरसिंग है ना। झिलिन उसे नोटिस करता है। सब कहते यहाँ पर क्या चल रहा है। याओची सोचती अब सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे बाहर तो जाना चाहिए ना। उठने वाली होती है कि झिलिन कहता है सिक्योरिटी यंग मास्टर को उनके घर सेंड करो। सिक्योरिटी यहाँ पर बॉडीगार्ड्स को बुलाता है। लिनबो वहाँ से चला जाता है। तभी याओची सोचती बॉस कितने रूदलेस है ना। तो झिलिन कहता है क्या देख रही हो, सीट बेल्ट को लगा लो। फिर आगे वो तो होटल में पहुंच जाती, क्लचर्स को निकालती है और सोचती बॉस मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरी प्राइवेट लाइफ कितनी मेसी है ना। तभी वहाँ सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस ने आपको बुलाया है। जहाँ पर याओची कहती क्या बात है। झिलिन कहता है आज तुम मेरे रूम में सोगी और मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगा, मुझे रूम नहीं पसंद। तो याओची सोचती इतना हाई फाई रूम बॉस को नहीं पसंद, आखिर क्या बात है। झिलिन कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सेक्रेटरी कहता है थैंक यू अपना एहसान देने के लिए। फिर आगे वो तो मीटिंग में जाती है। सबको पता चलता है कि याओची तो इसी गांव से बिलोंग करती है। तो झिलिन कहता है खाने के बाद तुम मुझे गांव की ट्रिप पर लेकर जाओगे। याओची कहती क्या मैं आपकी गाइड बनूं, क्या हम बाकी सबको भी ले सकते हैं। तो झिलिन यहाँ पर मना करता है। फिर आगे उसे गाँव घुमाने लेकर जाती है। झिलिन कहता है का प्रोजेक्ट आधा अधूरा क्यों बचा है। तो याओची कहती है प्रोजेक्ट में कैश खत्म हो चुका था, इसलिए यहाँ पर काम तो अधूरा रहेगा। तो झिलिन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने की बातें करता है। याओची कहती पता है प्रोजेक्ट तो इस गांव का सपना है, सब कुछ बनने के बाद कितना खूबसूरत लगेगा। झिलिन उसकी स्माइल को देखता है, फिर क्लचर को देखता है, क्यूट सा होता है। कहता है तुम्हारी उम्र क्या है। याओची सोचती अब मैंने क्या कर दिया और कहती 24 साल। तो झिलिन सोचता है बस 24, इतनी यंग एज और मेरे दिल में इसके लिए कुछ फीलिंग्स आ रही है, ऐसा क्यों। फिर आगे वो तो रूम में आता है, याओची के क्लचर्स को देखता है। कहता है इसलिए ने वो तो वापस नहीं आने वाली। फिर ट्रिप खत्म होने के बाद सेक्रेटरी कहता है बॉस को कुछ और काम के बारे में बातें करनी है। तो यहाँ पर वो झिलिन के कार में बैठ जाती है उसके साथ और फिर वो तो कार में सो जाती है। सेक्रेटरी बातें करता है प्रोजेक्ट के बारे में। तो झिलिन कहता है सारे प्रूफ को पीआर टीम को सेंड कर दो। और तभी याओची को सर देखता है, टेम्परेचर को वो तो कम करता है। फिर आगे याओची जग जाती है, सोचती कोट तो सेक्रेटरी शू का होगा ना। और तभी कोट से उसका क्लचर गिरता है और सेक्रेटरी सू उसे मैसेज करते हैं। वो कोट तो मिस्टर झिलिन का है, आप उन्हें वापस कर देना। तो याओची लिखती आप पक्का मजाक कर रहे हो ना। सेक्रेटरी लिखता है सारी बातें सच है, आप उन्हें वापस कर देना। और यहाँ पर वो तो याद करता है। झिलिन कहता है ब्लैंकेट कहाँ पर है। तो सेक्रेटरी कहता है वो तो मैंने बस में रख दिए थे, अभी ब्लैंकेट तो नहीं है। तो झिलिन अपने कोट से याओची को कवर करता है। फिर आगे याओची बाहर निकलती के सामने वो तो झिलिन को देखती है। अब वो तो कोट मांगने वाला होता है कि तभी याओची उसे कोट पहना देती है और झिलिन की हार्ट बीट तो यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। फिर आगे सब तो सिटी पहुँच जाते हैं। सेक्रेटरी कहता है बॉस बारिश काफ़ी तेज़ है, आप ठीक से ट्राई करना। और बाएं कह के चला जाता है। तभी याओची कहती बॉस लिफ्ट देने के लिए थैंक यू, मैं बस लेकर चली जाऊंगी। तो झिलिन कहता है काफी बारिश हो रही है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अब दोनों साथ में जा रहे होते कि तभी याओची को अपनी माँ का फोन आता है। कहती है तुम्हारे अंकल और आंटी डिवोर्स लेने जा रहे हैं, आंटी तुम्हारी बातें काफी सुनती है ना, तुम उनसे बात करो और समझाओ उन्हें। तो याओची कहती ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगी। वे सारी बातें तो झिलिन सुनता है और कहता है याओची तुम्हारे हिसाब से शादी के क्या मायने हैं। याओची कहते आपने सारी बातें सुन ली, मेरे ख्याल से मैरिज तो दो पर्सन के बीच में होती है ना, और चाहे कोई भी बात हो, कोई भी लड़ाई हो, गलती दोनों पर्सन की बराबर की होती है। झिलिन यहाँ पर तो स्मैन देता है, कहता है तुम डिवोर्स की बातें कर रही हो तो हो सकता है गलती बस एक पर्सन की हो और दूसरा पर्सन फर्स्ट पर्सन को सह रहा हो, लगता है कि तुम डिवोर्स देने वालों के खिलाफ हो। याओची कहती है मिस्टर झिलिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं डिवोर्स देने वालों के खिलाफ नहीं हूँ। तभी सिग्नल तो ग्रीन से रेड हो जाता है। वो कहता है हम बाद में बात करेंगे। याओची उसे देखती है, सोचती है बॉस ऐसी बातें आखिर क्यों कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में सेक्रेटरी कहता है बॉस तो काम में बहुत ही बिजी है और यहाँ पर फाइल देने के लिए झिलिन के ऑफिस में जाती है। देखती है वहाँ पर तो ढेर सारी ट्रॉफीज और अवार्ड होते हैं। तो याओची इमेजिन करती मिस्टर झिलिन तो अपने कॉलेज के टॉप स्टूडेंट होंगे ना। और यहाँ पर वो झिलिन के कोट को देखती है और कल की बातों को याद करती है। फिर यहाँ पर झिलिन के लिए तो टी बना रही होती है और कुछ टाइम बाद वहाँ पर तो झिलिन आ जाता है।
कहता है बाकी बातें आपको मिस याओची समझा देगी। फिर ऑफिस में आता है, टी को पीता है, कहता है पहली बार तुमने बनाई है, इतनी बुरी भी तो नहीं बनी है। तो याओची सोचती क्या मैंने गलत बना दिया। तभी प्रोजेक्ट की बातें करता है तो याओची आप उसे प्रोजेक्ट में न्यू आइडियाज देती है जो कि झेनलिन को काफी पसंद आते हैं। और तभी उसे तो अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो बार बार कॉल को कट करती है तो झेनलिन कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। अब याओची एम्बैरेस फील करती, कहती ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर झेनलिन थोड़ा सा जेलस होता है, टी को सर्व करता है और कहता है कभी कभी हमें पास्ट की बातों को भूल के प्रेजेंट में जीना चाहिए। उसे टी देता है। याओची कहती थैंक यू बॉस। तो लिन उसे फ्राइडे को रिपोर्ट मांगता है तो याओची सोचती इतनी जल्दी में इतना सारा काम कैसे करूंगी। फिर आगे याओची याद करती है, सेक्रेटरी कहता है बॉस झेनलिन के घर पर यंग मास्टर को पढ़ाना है, उनकी टीचर छुट्टी पे गई है तो प्लीज़ क्या तुम उन्हें पढ़ा सकती हो। झेनलिन के घर पहुंच जाती हैं जहां पर जिंग कहता है क्या आप गेम प्ले करोगे। तो याओची सोचती ये मिस्टर झेनलिन का बेटा है। फिर आगे वो जिंग को मैथ के क्वेश्चन देती है और जिंग तो उसे बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लेता है। तो सोचती है पक्का ये तो मिस्टर झेनलिन के ही जीन्स है, तभी तो इतना स्मार्ट है। तभी जिंग कहता है मैम क्या आपका बॉयफ्रेंड है। तो याओची कहती हम पहली बार मिले हैं और तुम मुझसे पर्सनल बातें पूछ रहे हो। तो जिंग कहता है ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम आपसे पूछूंगा। वो तो यहाँ पर हंसती है और तभी वहाँ पर झेनलिन आ जाता है। जिंग कहता है अंकल गुड आफ्टरनून। तो याओची सोचती अच्छा तो इनके भतीजे हैं और घर जाने की बात करती कि तभी जिंग उसे खाने पर रुकने के लिए जिद करता है और सोचता है बेचारे मेरे अंकल, मिस याओची टीचिंग में कितनी अच्छी और मेरी गेम पार्टनर भी ये बन सकती है। अगर इनका बॉयफ्रेंड ना हुआ तो मैं इन्हें तो अंकल के साथ में सेट करवा सकता हूँ ना। तो झेनलिन कहता है अभी दोपहर हो चुकी है, टैक्सी मिलना तो मुश्किल होगा। उसे खाने पर रुकने के लिए कहता है तो याओची मान जाती है। फिर आगे जाकर झेनलिन तो याओची को लंच सर्व कर रहा होता है। तभी याओची की दोस्त तो मैसेज करती है कि टीचर को एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस देना, लंच पर इनवाइट करना, वो भी फैमिली के साथ। पक्का तेरे बॉस तुझे पसंद करते हैं। तो याओची रिप्लाई करती है ऐसा कैसे हो सकता है। इनकी फनी बातें चालू हो जाती है, वो तो हंसती है। तो झेनलिन कहता है फ़ोन चलाना बंद करो, पहले तुम खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। फिर आगे याओची को स्विमिंग पार्टी देती है, कहती तुमने अपने घटिया बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, खुशी तो बनती है ना। और यहाँ पर दोनों काफ़ी ड्रंक होते हैं और यहाँ पर झेनलिन तो फ़ोन को देखता है। फिर कहता है रात के तो 8 बज चुके, फ्राइडे को मैंने कहा था याओची को रिपोर्ट सेंड करने के लिए, उसने अब तक क्यों नहीं किया। याओची को फ़ोन करता है तो याओची गुस्से में कहती है लिनबो तुम हमेशा नंबर बदल के मुझे कॉल क्यों करते हो, मैं तुम्हारी कुटाई कर दूंगी। और फ़ोन को रख देती है। आगे याओची तो काफ़ी ड्रंक होती है और रोड पर उससे एक प्यारा सा पपी मिल जाता है। कहती है तुम कितने क्यूट हो ना, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। और तभी वहाँ पर तो झेनलिन आ जाता है। वो याओची को देखता है। याओची कहती है तुम कितने क्यूट हो ना। मैंने पूछा तुम कहाँ देख रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो झेनलिन कहता है ये मुझे देख रहा है। याओची काफ़ी खुश होती, कहती तुम कौन हो, वैसे तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, पर क्या हम पहले कभी मिले हैं। वो कहता है हाँ ठीक से सोच लो। वो कहती है वो सारी बातें छोड़ो, चलो इसे पीते हैं, बताओ कितने बॉटल्स पियोगे। झेनलिन कहता है मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर याओची तो गाना स्टार्ट कर देती है और गाते गाते वो तो झेनलिन के ऊपर ही गिर जाती है। अब झेनलिन की हार्ट बीट तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ होना स्टार्ट हो जाती है और तभी वहाँ पर पपी आ जाता है। फिर आगे झेनलिन तो याओची को अपने घर लेकर आता है। तो सर्वेंट कहती है ये तो टीचर याओची है ना। वो कहता है इनके लिए रूम रेडी कर दो और कार में एक पपी भी है, उसे भी लेते आना। फिर आगे वो तो याओची को रूम में सुला देता है और याओची बार बार तो अपने पैरों को नीचे फेंकती है। तो वो याओची के पैरों को पकड़ लेता है, कहता है तुम भी ना कि इतनी बड़ी पागल हो। और यहाँ पर वो तो उसके ओठों को वाइप करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो याओची जगती है और देखती उसने तो मिस्टर झेनलिन को फ़ोन किया था रात को और काफ़ी डर जाती है। वहाँ से भागना वो तो स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ पर सर्वेंट आ जाती है। तो याओची कहती आंटी ल्यू तो क्या घर मिस्टर झेनलिन का है। वो कहती हाँ कल रात को आप बहुत ही ड्रंक थी तो मास्टर आपको घर लेकर आ गए। तभी वहाँ पर वो तो पपी को देखती है और काफ़ी खुश हो जाती है। जाने की बातें करती है तो वांग माँ उन्हें रोकती, कहती नाश्ता करके जाना है, बॉस ने कहा है। तो याओची कहती ऑलरेडी उन्होंने इतना कुछ कर दिया है, अब नाश्ते के लिए मैं यहाँ पर रुक तो नहीं सकती ना। और जाती है तो आंटी ल्यू कहती पता है मिस्टर झेनलिन तो बहुत ही अच्छे जेंटलमैन हैं, वो कभी किसी के साथ में ऐसा वैसा नहीं करते। तो याओची कहती आप कैसी बातें कर रही हैं,
आंटी ली कहती है फिर फ्यूचर में आपके और आपके पति के बीच में लड़ाई हो तो आप पहले अपने पति से बात कर लेना। तो याचू सोचती है क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर आगे एम्प्लॉयज की तो डिनर पार्टी होती है जहाँ पर जेनलिन तो याचू की बातों को सुनता है। एम्प्लॉयज कहते हैं क्या तुम्हें ऑफिस में किसी से प्यार है? तो यहाँ पर जेनलिन कल रात की बातों को याद करता है। याचू कहती वेल मैं किसी से प्यार तो नहीं करती। तभी एम्प्लॉय कहती बताओ तुम्हारे और पार्टनर के बीच में एज गैप कितना होना चाहिए? तो याचू कहते 3 साल, पर 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये सुनते जेनलिन तो वहाँ से चला जाता है और तभी याचू भी घर जाने की बात करती कि तभी लिफ्ट के पास वो तो लिनबो से मिल जाती है। लिनबो से पकड़ता है तो याचू यहाँ पर काफी गुस्सा करती और तभी लिफ्ट ओपन होती जिसमें तो जेनलिन होता है। वो तो उसे देखती है, कहती बॉस आपकी, वो तो लिफ्ट को बंद कर देता है। याचू सोचती अब क्या करूँ कि तभी वो तो लिफ्ट को ओपन करता है और कहता याचू जल्दी से लिफ्ट में आ जाओ। फिर अगर सब एम्प्लॉय तो घर के लिए जाते हैं तो याचू कहती बॉस थैंक यू और बाय कि जेनलिन कहता है रुको। तो रात की बातें तुम्हें याद है? फिर आगे तो वो काफ़ी गुस्सा होता है तो याचू कहती मैंने पहली बार उतनी ड्रंक की थी, थोड़ा ज़्यादा हो गया था, पर हेल्प के लिए थैंक यू। तो जेनलिन कहता है याचू किसी मैन के तुम्हें लेट नाइट अपने घर लेकर जाना क्या अच्छा है? ये डेंजर भी तो हो सकता है ना। तो याचू कहती पर आप कोई भी तो नहीं हो ना, कोई और होता तो पक्का मेरा दिमाग तो काम कर देता और मैं ना कह देती, पर वो तो आप थे ना और मुझे आप पर भरोसा है। तो जेनलिन सोचता है इसका मतलब कि ये मुझे बस जेंटलमैन समझती है। तभी वो मुड़ता है तो याचू कहती आपको रिपोर्ट चाहिए ना, मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा दूँ। तो जेनलिन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम की बात करूँगा? तो याचू कहती क्योंकि आप तो बस काम के बारे में सोचते हो ना। तो वो उसे देखना स्टार्ट कर देता है। याचू कहती कि इतना गुस्सा क्यों हो रहा है मुझ पे? तभी वो तो सीट बेल्ट को निकालता है, कहता है घर जाके आराम करो, फाइल मुझे कल सेंड कर देना। अब याचू की जाती वो तो उसे कार के शीशे में देखता है और यहाँ पर याचू भी मुड़ के उसे देखती है। वो तो इस बातों को नोटिस करता है और याचू वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट ऑफिस में याचू तो ओवर टाइम करती है, काफ़ी खुश होती, सारा काम तो खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर जेनलिन आता है। वो कहती बॉस रिपोर्ट की तैयारी तो मैंने कर ली है, अब वीकेंड पर तो मेरी हॉलीडे है ना। तो जेनलिन कहता है तुम वीकेंड पर क्या कर रही हो? याचू कहती मुझे तो घर शिफ्ट करना है। फिर नेक्स्ट डे छुट्टी पर तो जेनलिन एम्प्लॉयज़ को लेकर आ जाता है, कहता है सारे सामान को हम तो शाम तक शिफ्ट कर ही देंगे और यहाँ पर वो तो सामान को उठाता है। तो याचू कहती है बॉस आप क्यों कर रहे हो, मैं तो कर सकती हूँ ना। तो जेनलिन कहता है तुम दूसरे बॉक्स की भी तो उठा सकती हो ना। फिर वो तो जेनलिन के पीछे भागते हुए जाती है। अब लिफ्ट में वो तो पानी पीती है, दोनों काफ़ी शांत होते। वो सोचती है आखिर मैं क्या कहूँ, और मानना पड़ेगा बॉस की बॉडी ना काफ़ी ज़्यादा हिट है। हे भगवान मैं कितनी बेशर्म हूँ, मैं कैसी बातें सोच रही हूँ। तभी जेनलिन देखता है तो याचू कहती बॉस क्या आपको पानी पीना है? अब वो तो पानी पी लेता है। याचू सोचती है भगवान मैंने क्या किया, मैंने बॉस को अपना झूठा पिला दिया, सच में मैं तो पागल हूँ ना। फिर लिफ्ट ओपन होती है और वो सामान को लेकर जाता है। याचू कहती बॉस क्या आपकी बेटी है? वो तो देखता ही रह जाता है। याचू कहती मेरा कहने का मतलब कि लड़कियाँ उतनी कमज़ोर नहीं होती, स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं है, और वो तो सामान को ले लेती है। तो जेनलिन सोचता है जाने दो, कम से कम इसे इतना तो फील हुआ ना कि मैं इसकी केयर कर रहा हूँ। फिर वो तो घर में आ जाते हैं। याचू कहती बॉस थैंक यू सो मच। वो जाता है तो रुक जाता है, कहता है याचू तुम्हें प्राइवेट में इतनी पोलाइटली बातें करने की ज़रूरत नहीं है, और हमेशा काम की बात करना ज़रूरी भी तो नहीं है ना। याचू हैरान हो जाती, कहती अच्छा तो फिर हम किसके बारे में बातें करेंगे? वो कहता है बातें करने के लिए तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ना। तो याचू कहती बॉस थैंक यू सो मच, मैं आपको डिनर पर इनवाइट करूंगी। तो जेनलिन कहता है मैं आज शाम तो फ्री हूँ। याचू सोचती अब इतनी भी जल्दी क्या है। तो जेनलिन कहता है अभी तुमने मुझसे पूछा था बेटी के बारे में, तो मेरे डिवोर्स को 3 साल हो चुके हैं और मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, मैं सिंगल पर्सन हूँ। सुनते याचू तो डोर को बंद कर देती, फिर चिल्लाती एम्बैरेस फील करती कि तभी उसकी किक से तो डोर ओपन हो जाता है। बाहर तो जेनलिन होता है। वो तो फिर से मुड़ जाती, कहती है मिस्टर जेनलिन थैंक यू, मैं आपको किसी और दिन लंच पे इनवाइट करूँगी। वो कहता है ठीक है। तो फिर मैं डोर को बंद कर देता हूँ, तुम आराम से चिल्ला सकती हो, और बाय कह के वो तो चला जाता है। तो याचू सोचती है भगवान मैंने बॉस से कैसी बातें पूछ ली। फिर आगे वो सोचती बॉस ने मुझे सारी बातें क्यों बताई, कि वो मुझसे प्यार करते हैं, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में तो जेनलिन सबको टैंक प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती। तभी उसे बीच में जेनलिन रोक लेता है और यहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट से क्वेश्चन पूछता है।
कमियों के बारे में बताता है। यहाँ पर तो झेलिन अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस पर्सन है। तभी याओची सोचती है मानना पड़ेगा, बॉस की आंखें काफ़ी शार्प है और वो तो सारे सवालों के यहाँ पर जवाब देती है और कमियों को पूरा करती है। वो इस बातों से बहुत ही इम्प्रेस होता है और न्यू प्रोजेक्ट देने की बात करता है। फिर आगे याओची घर पर अपने पेरेंट्स को न्यू प्रोजेक्ट के बारे में और अपने प्रमोशन के बारे में बताती है। पेरेंट्स तो काफ़ी खुश होते, पर याओची अपने इसी काम को कंटिन्यू करने के बारे में बताती है। तो पेरेंट्स कहते तुम्हारा फैसला जो भी हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर नेक्स्ट डे तो वो जेनलिन को कॉल करती है और लंच पर इनवाइट करती। फिर आगे होटल में वो तो बहुत ही नर्वस होती है, सोचती याओची कूल डाउन, बस एक छोटा सा लंच है ना, इन्हें तू अपना दोस्ती समझ। कहती मिस्टर जेनलिन थैंक यू सो मच घर को शिफ्ट करने में मेरी हेल्प करने के लिए। वो कहता है वेलकम। पर याओची के लड़कियों के साथ में लंच के टाइम पर इतने डिस्टेंस पर बैठना ज़रूरी होता है। वो तो एम्बैरेस फील करती है, कहती है ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना कम खाना है ना, इसलिए मैं इतनी दूरी पर बैठी हूँ और मैंने मैन के साथ में उतने लंच नहीं किए, मैं तो मुझे इसके बारे में नहीं पता और मैंने तो प्रॉपरली डेट भी नहीं किए क्योंकि उस टाइम मेरे एग्जाम्स थे। मैं सरकारी नौकरी पाना चाहती थी। तो वो कहता है ठीक है। अब दोनों यहाँ पर तो काफ़ी चुप हो जाते। तभी याओची कहती मिस्टर जेनलिन क्या आप कभी रिलेशनशिप में रहे हो। जेनलिन तो शॉक हो जाता है। याओची सोचती हे भगवान, फिर से मेरी ज़बान यहाँ पर फिसल गई। कौन सी एम्प्लॉय अपने बॉस की गॉसिप करती है। वो कहता है एक्चुअली मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने तो आर्मी ज्वाइन कर ली थी, फिर मैंने बिजनेस को संभाला और मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ब्लाइंड डेट को अरेंज किया था, फिर मेरी शादी हो गई, उसके बाद तो डिवोर्स और फिर कुछ नहीं। याओची सोचती हे भगवान, ये पूरे 32 साल के पर इनकी लाइफ कितनी डल और बोरिंग है, मुझसे भी ज्यादा। तो जेनलिन कहता है मेरी स्टोरी तुम्हें कैसे लगी, तुम्हारी इमेजिनेशन के हिसाब से ठीक है क्या। तो याओची कहती हाँ आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायर वाली है कि तभी एम्प्लॉय बुके लेकर आ जाती। कहता है आज हमारे शॉप की तो 2nd एनिवर्सरी है, हम आप दोनों को हैप्पी मैरिज लाइफ विश करते हैं। तो याओची कहती वैसी कोई बात नहीं है कि तभी जेनलिन कहता है थैंक यू और याओची फ्लावर्स को तो ले लेती है। वो तो बड़ा खुश हो रहा होता है। कहता है मैंने सुना कि तुमने ट्रांसफ़र को कैंसिल कर दिया है। याओची कहती है मेरे ख्याल से हमें अपने दिल को फॉलो करना चाहिए। तो जेनलिन कहता है ये भी ठीक बात है, तो बताओ तुम और क्या चाहती हो। तो याओची सोचते क्या मुझे रिवॉर्ड देना चाहते हैं और कहती मुझे ना फायरवर्क्स देखने हैं। फिर कार में याओची सोचती इन्होंने तो खाने का बिल भी पे कर दिया और कहती है क्या मैं आपको सोशल मीडिया पे ऐड कर सकती हूँ। वो तो अपना फ़ोन देता है, याओची उसे ऐड कर लेती है और ऐप उसके खाते में आधे पैसे की प्राइस पे कर देती है। अब ये देखकर तो जेनलिन यहाँ पर स्माइल देता है, सोचता ये तो हर बात को लेकर काफ़ी क्लियर रहती है। फिर आगे ऑफिस में तो याओची ओवर टाइम करती कि तभी उसे अपने पेरेंट्स का मैसेज आता है। वो तो उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं पैसों के साथ। वो तो बड़ी खुश होती, कहती मम्मी पापा थैंक यू सो मच। और ऑफिस के बाहर तो जेनलिन उसका वेट कर रहा होता है। वो बहाना करके उसे लिफ्ट देने की बात करता है और कार में वो तो मैप को देखती है, सोचती है रास्ता तो मेरे घर का नहीं है। तो जेनलिन कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें बेचने वाला नहीं हूँ। फिर वो तो नदी किनारे पहुंच जाते हैं जहाँ पर तो जेनलिन याओची को अपने स्कार्फ से कवर करता है और वो तो यहाँ पर फायरवर्क्स करवाता है। याओची देखकर तो बहुत ही खुश होती है। तभी जेनलिन कहता है याओची हैप्पी बर्थडे और दोनों यहाँ पर तो साइलेंटली नज़ारे को एंजॉय करते हैं। फिर आगे घर पर तो याओची जिंग को पढ़ा रही होती है और जेनलिन को उसकी माँ का फ़ोन आता है। कहते तुम्हारी एक्स वाइफ यान फेई तो वापस आ चुकी है, क्या तुम जानते हो। तो जेनलिन कहता है मुझे जानना भी नहीं है। माँ कहती है मैं कल ही मिस यानफे के माँ से मिली थी और मुझे पता चला कि यानफे की लाइफ में तो 3 साल से कोई नहीं है, वो तो सिंगल है। तो जेनलिन कहता है माँ हमारी शादी 3 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी है, अब हमारे बीच तो कुछ नहीं हो सकता और वैसे भी माँ मैं किसी को पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। माँ कहती झूठ बोलना बंद करो, ऐसी बात है तो फिर मैं उससे मिलना चाहती। वो कहता है मुझे थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर तो याओची आ जाती है, कॉल को रख देता है। याओची कहते क्लास तो ख़त्म हो चुकी है। फिर वो तो उसे घर के लिए लेकर जाता है कि तभी जिंग आता है, कहता है टीचर हैप्पी बर्थडे, कहता है नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। अब याओची तो बड़ी खुश होती है। तो जेनलिन कहता है पता नहीं कि मेरा भतीजा इतना एक्सपर्ट कैसे हैं लड़कियों को हैप्पी करने में। ये कहती जिनकी पर्सनैलिटी तो अपने इमोशंस को डायरेक्ट बताने की है, वो डायरेक्ट पर्सन है। तो जेनलिन कहता है तुम्हारे बारे में क्या। याओची कहती मतलब तो जेनलिन कहता है तुम किसी के प्यार को डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकती हो या फिर टाइम देकर।
अब वो तो यहाँ पर चुप हो जाती। फिर आगे झेनलिन के पापा कॉल करते हैं और काम के बारे में पूछते हैं तो झेनलिन कहता है मैं अभी तो बिजी हूँ। पापा कहते कहाँ, तो वो कहता है मैं लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट में। और याची की बातों को याद करता है कि तुम किस एज को कंसिडर कर सकती हो। उसे अपने प्यार के बारे में बताता है तो याची कहती हम सुटेबल पर्सन नहीं हैं। वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है कि इस टाइप के पर्सन सुटेबल होते हैं। याची कहती मुझे तो नहीं पता। झेनलिन कह रहा है तुम्हें नहीं पता, इसका मतलब हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। याची कहती हम दोनों तो डिफरेंट सोसाइटी के और डिफरेंट माइंड के पर्सन हैं, हमारी सोच कभी मिल नहीं सकती। और जल्दबाजी में किया गया प्यार तो बस अट्रैक्शन होता है, वो प्यार नहीं होता जो कभी टिक नहीं सकता और वहाँ से वो तो चली जाती है। ये कहते हुए कि सुटेबल होना ज़्यादा मायने रखता है प्यार करने से। आप हाई सोसाइटी के हो और मैं लो सोसाइटी की। फिर वापस जहाँ पर वो सारी बातों को याद करके स्माइल दे रहा होता है। पापा कहते हो कि इस खानदान की बेटी है तो झेनलिन कहता है डैड वो लड़की बहुत ही स्पेशल है, उसने फर्स्ट टाइम में मेरे अटेंशन को खींच लिया, मेरे सामने आई और मुझे उससे प्यार हो गया। तभी माँ कहती यान फैमिली हमसे मिलना चाहती, यान फे के बारे में बातें करना चाहती है। तुम जानते हो ना कि वो हमारे स्टेटस के हिसाब से काफ़ी फिट पर्सन है, पर ठीक है तुम भी किसी से प्यार करते हो तो तुम अपने टाइम को ले सकते हो सोचने के लिए, हम तुम्हारे फैसले का इंतज़ार करेंगे। फिर आगे याची से मिलने तो झेनलिन की पहली वाइफ यानफे यहाँ जाती और कैफ़े में बात करने के लिए कहती। फिर आगे कैफ़े में वो कहती है सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। तो याची कहती मिस यानफे आप क्या कहना चाहती हो। यानफे कहती तुम्हारे और झेनलिन के बीच में क्या है। तो वो कहती मैं और मिस्टर झेनलिन बस बॉस और एम्प्लॉय हैं। यानफे कहती तुम तो पहली पर्सन जो डिवोर्स के बाद झेनलिन के साथ है। हमारा डिवोर्स रिश्ता टूटने से नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने उसे संभाल के नहीं रखा। पर मैं अब सारी बातें समझ चुकी हूँ झेनलिन के बारे में। तो याची कहती है सारी बातें आपके और झेनलिन के बीच की है। यानफे कहते तुम अभी यंग हो, तुम नहीं जानती कि शादी बस शादी नहीं होती, ये बिजनेस भी होता है और मैं उसके लिए तो परफेक्ट हूँ। याची कहती ठीक है आप सारी बातें जाकर मिस्टर झेनलिन को बता दो कि आप उन्हें पसंद करती हो, वो सुनेंगे। तो यानफे स्माइल देते कहते मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि झेनलिन काफ़ी आउटस्टैंडिंग पर्सन है और तुम जैसे छोटे एम्प्लॉय के साथ वो कभी खुश नहीं रह सकता, रिश्ता बाद में तो टूट ही जाएगा ना। फिर आगे याची तो प्रोजेक्ट के काम से गांव पहुंच जाती हैं, जहां पर वो तो बस यानफे की बातों को याद करती है कि तुम उसके काबिल तो नहीं हो कि बस में सब तो भूकंप के झटकों को फील करते हैं और सब काफ़ी डर जाते हैं। और यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है बॉस मिस याची तो मिसेंगे और वो गाँव गई थी प्रोजेक्ट देखने के लिए। ये सुनते वो तो वहाँ से भागते हुए जाता है और यहाँ पर गाँव में तो याची ज़रूरतमंद को सामान दे रही होती है और बुजुर्गों की हेल्प कर रही होती है। वहाँ गाड़ी तो फंस जाती। याची यहाँ पर उस कार को धक्का मार रही होती कि तभी वहाँ पर तो झेनलिन आ जाता है, कार को पुश करता है। याची तो उसे देखते रह जाती है और यहाँ पर सब मिलकर कार को बाहर निकालते हैं। फिर आगे याची सामान लेकर जाती है तो झेनलिन कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो कहती है रहने दीजिए। वो कहता है देखो तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही। और तभी वहाँ से तो पत्थर गिरता हुआ देखता है। याची को बचाना चाहता है कि उसे जोर से लग जाती है। अब ये देखकर याची तो परेशान हो जाती है और तभी उसे बुखार से तो बेहोशी आ जाती है। फिर आगे डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा काम करने से इन्हें थकान हो चुकी है और बुखार हो चुका है, इन्हें बस आराम की ज़रूरत है और कपड़े भी चेंज करने होंगे। वो कहता है ठीक है। उसके हाथों में तो काफ़ी पेन हो रहा होता है और वो तो बस याची की फिक्र कर रहा होता है। फिर कुछ टाइम बाद तो डॉक्टर आती कहते मैंने कपड़े बदल दिए हैं और हाँ मैंने दवाइयाँ भी खिला दी हैं, पर बुखार को जल्दी उतारना होगा। और यहाँ पर रात भर तो झेनलिन याची के बॉडी को वाइप करता है ठंडे पानी से। फिर मॉर्निंग में तो याची को होश आता है। वो खुद के कपड़े देखती है, कहती कहाँ गए। वो कहता है तुम्हें ठंड लग जाएगी। सुनते ही वो तो उनके लगा देती है। झेनलिन कहता है तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो, लगता है कि ठीक हो चुकी हो। वो पूछती है मेरे कपड़े कहाँ गए। तो झेनलिन कहता है डॉक्टर को मैंने कहा था तुम्हारे कपड़ों को चेंज करने के लिए, और वो भी फीमेल। कहता है चलो खाना खा लो। और यहाँ पर याची को तो बहुत ही पछतावा होता है। फिर आगे वो तो खंभे के सामने खड़ी हो जाती है और झेनलिन को इमेजिन करती है, कहती मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और प्रैक्टिस करती माफ़ी मांगने की। और ये सब तो झेनलिन देख रहा होता है। याची कहती बॉस माफ़ कर दो, मेरे पास दिमाग तो नहीं है ना, मैं एक नंबर की ना समझूँ। और सोचती क्या मैं बेहोश होने का नाटक करूँ कि रोने का। ये देखकर वो तो यहाँ पर हंसता है। याची को फ़ोन करता है, कहता है पता है डॉक्टर ने कहा था तुम्हें आराम करने के लिए और तुम टेलीफोन के खंभे के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगना पहले बंद कर दो, डायरेक्ट मुझसे आके बात तो कर सकती हो ना। फिर आगे कमरे में तो दवाइयाँ लेकर जाती है और झेनलिन की पीठ पर दवाई लगाने की बात करती है।
वो तो मान जाता है। याची तो झेनलिन की चोट को देखकर बहुत ही परेशान होती है। कहती इसकी वजह तो मैं हूं ना। तो झेनलिन कहता है मुझे पेन नहीं हो रहा, छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगा। पर चोट काफ़ी ज़्यादा होती है। आगे वो तो मेडिसिन को लगाती है और झेनलिन को तो काफ़ी पेन हो रहा होता है। याची कहती है मुझे माफ़ कर देना, आज सुबह मैंने जो कुछ भी किया बिना सोचे समझे, आप उस टाइप के पर्सन नहीं हो, मुझे पता है। तो झेनलिन कहता है बताओ मैं किस टाइप का पर्सन हूँ। याची कहती कल आपने मेरी जान क्यों बचाई। तो झेनलिन कहता है वहाँ पर उतने लोग थे, मैं किसी की भी जान बचाता, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो। और यानफई तुमसे मिलने आई थी, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो तुमसे मिलने आएगी। मैंने उसे शादी बस अपने पेरेंट्स के कहने पर की थी और शादी के तुरंत बाद तो यानफई अबॉर्ड चली गई। फिर 6 महीने बाद उसने मुझसे डिवोर्स मांगा, तो मैंने उसे डिवोर्स दे दिया और ये सारी बातें तो पास्ट की हैं। पर अभी मेरे दिल में कौन इसके बारे में तुम तो बहुत ही अच्छे से जानती हो ना। और तभी वहाँ पर तो सेक्रेटरी आ जाता है। कहते बॉस इस फाइल्स पर आपकी साइन चाहिए। वो तो टैबलेट में फाइल्स को देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर मैसेज आता है याची का कि सेक्रेटरी शू क्या आप मेरे लिए मिस्टर झेनलिन की फ़ोटो को खींच के भेज सकते हैं। वो पढ़कर झेनलिन कहता है पूछा याची से उसे किस टाइप की फ़ोटो चाहिए। याची लिखती है एकदम पास वाला क्लोजअप फ़ोटो चाहिए, वो भी हैंडसम से फेस के साथ। तो सेक्रेटरी कहता है मैं सब कैसे करूँ। और यहाँ पर याची सोचती है फोटो में कितने हैंडसम दिखाई देंगे ना। तभी सेक्रेटरी मैसेज करता है, कहता है आप बॉस से जाके खुद क्यों नहीं मांग लेती, वो आपको मना तो बिल्कुल नहीं कर सकते। वो कहते हैं सेक्रेटरी शू भी ना कैसी बातें करते हैं। आगे वो सब तो घर आ जाते हैं। तो झेनलिन कहता है बताओ तुम्हें मेरी फ़ोटो क्यों चाहिए थी। तो याची कहती मुझे आपके फ़ोटो के सामने प्रैक्टिस करनी थी, कुछ कहना था। तो झेनलिन कहता है बोलो क्या कहना है। याची शैफिल करते कहती मैंने अभी प्रैक्टिस तो नहीं की है। झेनलिन कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। याची कहती है क्या होगा अगर मैं भी आपकी एक्स वाइफ की तरह निकली तो, और आपको भी लाइफ टाइम की फ्रीडम चाहिए होगी। तो झेनलिन कहता अच्छा तो फिर तुम शादी करना नहीं चाहती, ठीक है, तुम लाइफ टाइम मुझसे प्यार तो कर सकती हो ना, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। तुमने 2 हफ्ते पहले मुझे कहा था ना कि सूटेबल होना प्यार करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि प्यार के लिए बस प्यार ही इम्पॉर्टेंट है जो मैं तुमसे करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि मैं बस तुमसे ही प्यार कर सकता हूँ और किसी से नहीं। याची क्या तुम मुझे प्लीज़ चांस दे सकती हो। हम पहले साथ में रह के देख लेते हैं, फिर तुम डिसाइड करना कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं चाहती। तभी खुद से कहती याची तू क्या सोच रही है, जो पर्सन तेरी जान बचाने के लिए खुद की जान को भी खतरे में डाल सकता है, क्या वो तेरा प्यार नहीं बन सकता। और ये तो हमेशा तेरी फीलिंग्स की कितनी केयर करते हैं ना। उसके हाथों को पकड़ती कहती मेरी हाँ है और किस करने वाली होती कि तभी उसकी फ़ोन की घंटी बज जाती है। अब वो तो शाफिल करती भागती की तभी झेनलिन उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर इनका प्यार तो चालू हो जाता है। इस सीन का मैं कब से वेट कर रही थी पूरे ड्रामा में। अब वो तो बड़ी शर्मा रही होती है और झेनलिन काफ़ी खुश होता है। कहता है तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी, तुम बस एक कदम बढ़ाओ 99 कदम मैं बढ़ाऊंगा। तो याची कहती आप मुझे परेशान नहीं कर सकते, जब आप ओल्ड होगे ना तब मैं आपको डंप करके चली जाऊंगी अगर आपने मुझे परेशान किया तो। वो तो यहाँ पर हंसता है, कहता है ठीक है तो बात हमारी पक्की। वैसे मैं 1 हफ्ते के लिए तो मीटिंग पर जा रहा हूँ, मिल नहीं पाएंगे, तो क्या मैं तुम्हारे घर आके चाय कॉफ़ी पी सकता हूँ। याची कहती है बिल्कुल नहीं और यहाँ से वो तो भाग जाती है। तभी वापस भागते हुए आती है, उसे किस करती कहती मेरा सामान तो रह गया था। और 1 हफ्ते बाद तो सेक्रेटरी कहता है बॉस ने आपको जनरल ऑफिस में पोजीशन दी है, आप बहुत ही काबिल हो इस रोल के लिए। पर यहाँ पर याची तो काफ़ी उदास होती है। फिर शाम को झेनलिन कॉल करता है, कहता है मैं नीचे आ चुका हूँ, मिलते हैं। वो कहती किसने कहा था मेरी पोस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए। वो कहता है याची मैं तो बस कंपनी के रूल्स को फॉलो कर रहा था। पर याची काफ़ी गुस्सा होती है और यहाँ पर बात करने से मना कर देती है। फिर शाम को ऑफिस के बाहर वो तो उसे मनाने आ जाता है, कार की डोर को ओपन करता है, कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो कहती नहीं मैं खुद से जा सकती हूँ और आप तो बड़े बिजी पर्सन हो ना। झेनलिन कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बिजी तो बिल्कुल नहीं हूँ। वो गुस्से में कार में बैठती है। तो झेनलिन कहता है बताओ कैसे गाने सुनना पसंद करोगी। वो कहती नए ज़माने के, मुझे पुरानी चीज़ें नहीं पसंद। और झेनलिन को परेशान करने के लिए वो तो डिस्को टाइप का सॉन्ग बजाती है और यहाँ पर काफ़ी हंस रही होती है। फिर आगे झेनलिन कहता है बताओ तुम ट्रांसफ़र को लेकर गुस्सा होना तुम नहीं चाहती। याची मैं जानता हूँ सारी गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं बस इतना कहना चाहते कॉलेज की लाइफ और कंपनी की लाइफ काफ़ी अलग होती है। तुम क्वेश्चन के आंसर देकर एग्जाम में पास हो सकती हो पर ये लाइफ में प्रैक्टिकल होना होता है।
कंफर्ट जोन से बाहर जाना होता है और ये पहला कदम तुम्हारी आज़ादी का है, आगे बढ़ने का है। गाँव का प्रोजेक्ट तो काफ़ी छोटा है और तुम्हारे हिसाब से वो सही भी नहीं है। तुम्हें सिटी के प्रोजेक्ट को हैंडल करना होगा। तुम जब चाहे तब गांव में जाकर प्रोजेक्ट को तो देख सकती हो ना। मैं तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। वो तो झिलिन की बातों को समझ जाती कि वो तो उसके लिए बस अच्छा ही सोच रहा था। वो कहता है तो क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। याची कहते अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास है। कहता है मैम थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए। वो तो यहाँ पर स्माइल देती है। कहते आपने मुझे जनरल ऑफिस में ट्रांसफ़र किया बस मेरी भलाई के लिए। वो कहता है 100%। याची कहती पर आपको भी मेरी विश के बारे में पूछना तो चाहिए ना। झेनलिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मेरे पापा नहीं। नेक्स्ट टाइम कोई भी फैसला लेने से पहले तुम मुझसे पूछोगे और डिस्कस करोगे, वरना मैं तुम्हें ना डंप कर दूंगी। वो तो बड़ा खुश होता है। कहता है ये मुझे तुम कह रही है और मेरे नाम से बुला रही है। उसे गले लगा लेता है। यहाँ के याची तो झेलिन के घर में शिफ्ट हो जाती है और यहाँ पर वो तो बड़ा खुश होता है इस बातों से। उसके कंधे की मसाज करता है। कहता है तुम थक चुकी हो। वो कहती थोड़ा सा ये डाटा मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कहता अच्छा मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। उसके पास आता है। कहता है बताओ क्या समझ नहीं आ रहा। वो कहती है तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही पास नहीं हो। वो कहता है 1 हफ्ते से मैं अपनी गर्लफ्रेंड से दूर था। कम ऑन मैं भी तो मैन हूँ ना, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। वो कहती बिल्कुल नहीं। उसे यहाँ पर वो तो काफ़ी चिढ़ाती हैं। तो उसके पास बैठता है। कहता है अब से हम दोनों साथ में रहेंगे पर मुझे अपनी बाउंड्रीज तो पता है। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा और वैसे भी सोसाइटी में कानून तो है ना और मैं उसे कभी नहीं तोड़ता। तो फिर तुम बिल्कुल भी वरी मत करना। याची हंसती कहती तुम तो बड़े समझदार हो। तो झिलिन कहता है मेरा बस एक ही मोटिवेशन है कि तुमसे शादी करना और मैं इसके लिए तो लाइफ टाइम वेट करने के लिए तैयार हो। याची कहती बताओ तुम कब तक मेरा वेट कर सकते हो। तो झिलिन कहता है जब तक तुम चाहो लाइफ टाइम के लिए। वैसे मैं कंपनी के काम से बाहर गया तब मुझे रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। वो कहती कैसा। तो झिलिन कहता है मुझे किस चाहिए। वो कहती पर मैंने तो लाइन को लगा दिया है ना। वो कहता है पर मैंने इसे कट कर दिया ना। और तभी वो तो उसे खींच लेता है। यहाँ पर वो उसे किस करता है। इनका प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है लेकिन बाउंड्रीज में रह के। फिर नेक्स्ट डे वो तो खाना बना रहा होता है। याची कहती तुम एक्सरसाइज में कितने फास्ट हो ना कि वो उसे उठा के टेबल पर बैठा देता है। कहता है केस करना भी तो एक्सरसाइज है पता है। ये करने से ना लंग्स काफ़ी मजबूत होते हैं। तो याची कहती झूठे कहेंगे। फिर आके वो सब तो लंच में जाते हैं जहाँ पर झेनलिन तो अपने अंकल से याची को मिलवाता है। कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और फिर कहता है याची से क्या मैं एक पब्लिक में रिश्ते को कर सकता हूँ। याची कहते तुम तो रिश्ते में इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। फिर दोनों साथ में लंच करते हैं। फिर याची तो झेनलिन के बर्थडे को सेलिब्रेट करती हैं और यहाँ पर वो तो विश मांगता है याची से शादी करने की। फिर याची उसे तो टाई गिफ्ट करती है। कहती ब्यूटीफुल तो है। वो कहता है पर एक कलर में तो मैं काफ़ी ओल्ड दिखाई दूंगा। याची कहती अपनी उम्र का ब्लेम आप मुझ पर मत करो। वो यहाँ पर हंसता है। कहता है मजाक कर रहा था, मुझे बहुत ही पसंद है। वो कहती मैं जानती हूँ कि तुम्हें नहीं पसंद, कोई बात नहीं, कंपनसेशन में दे सकती हूँ ना। और यहाँ पर उसे तो किस करती है। कहती है ठीक तो है ना। और दोनों बड़े ही खुश होते हैं। फिर वो सब तो साथ में कपल्स की तरह शॉपिंग पर जाते हैं। फिर साथ में वॉक के लिए भी जहाँ पर याची काफ़ी खुश होती है। कहते मेरे पास भी तो फायरवर्क्स है। और फिर यहाँ पर वो तो झेनलिन के बर्थडे को सेलिब्रेट करती है। कहती मैं तो फायरवर्क नहीं करवा सकती पर ये मेरे दिल से है। तुम्हारे लिए मैं विश करती हूँ कि तुम हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहो और मेरे साथ रहो। हनी झेनलिन हैप्पी बर्थडे। ये सुनकर वो तो काफ़ी खुश होता है। बोलता है फिर से कहना। वो कहती मैं क्यों कहूँ। और यहाँ पर दोनों की मस्ती तो चालू हो जाती है। फिर आगे वो सब तो घर आ जाते हैं जहाँ पर झेनलिन तो उसे गुदगुदी करना स्टार्ट कर देता है। तो याची कहती मैंने कहा ना कि बस करो कि तभी उसे पैरों में तेज दर्द होता है। क्रैम्प हो जाते हैं। तो झेनलिन यहाँ पर उसके पैरों की मसाज करता है। कहता है क्या तुम बेटर फील कर रही हो। तो याची कहती है तुम बहुत ही केयरिंग हो। और यहाँ पर वो तो सो जाती कि तभी झेनलिन तो चुपके से धागे को निकालता है और रिंग के लिए याची के फिंगर्स की साइज को ले लेता है। फिर आगे ऑफिस के मीटिंग में याची कहती जिन गाँव वालों के साथ में प्रोजेक्ट में धोखा हुआ है उसे कंपनी तो कंपनसेशन देगी और मेरे पास उसके सबूत भी है कि उन सब के साथ में तो गलत हुआ है। और सब यहाँ पर याची की बातों से तो एग्री करते हैं और झेनलिन याची पर तो बहुत ही प्राउड फील कर रहा होता है। आगे वो तो काम कर रही होती कि सेक्रेटरी कहता है बॉस ने तो प्रूफ की फाइल मांगी है। वह कहती मैं अभी सेंड कर रही हूँ और गलती से वो तो दूसरी फाइल्स को ही सेंड कर देती है। कहती है भगवान मैंने क्या किया, अगर झेनलिन ने देख लिया तो।
और आज झेलनी तो मीटिंग में होता है, कहता है याओची ने फाइल सेंड कर दी है, मैं दिखाता हूँ। तभी वो तो फाइल को ओपन कर लेता है, काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है अभी नहीं। और यहाँ पर वो तो काफ़ी जेलस भी होता है, पर कुछ टाइम में फाइल वहाँ से तो गायब हो जाती है और उसका लैपटॉप यहाँ पर तो हैक हो जाता है। फिर आगे जहाँ पर याओची कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो कहता है तुम ऐसे कैसे कंपनी के लैपटॉप को हैक कर सकती हो, पता है ना कि ये सब इनलीगल है। याओची कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं काफ़ी डर गई थी और गलती से कर दिया, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। वो कहता है लैपटॉप को तुम पहले ठीक करो। वो यहाँ पर तो कोडिंग करती है, कहती बॉस मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है और मैंने बस फाइल को डिलीट की थी और कुछ नहीं किया था। एक्चुअली मैंने ना पहले ना सिक्योरिटी के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया था, वहाँ पर मैंने ये सब सीखा था। मैं सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इसमें डाउनलोड कर देती हूँ। तो जेलिन कहता है तुम्हें 5000 लेटर्स लिखने पड़ेंगे माफ़ी के तौर पे, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। अब याओची तो मुँह बनाती है। तो झेलिन कहता है क्या बात है। याओची कहती है मेरे तो पीरियड्स आ चुकी है, मुझे काफ़ी पेन फील हो रहा है और मुझे मन नहीं कर रहा कोई काम करने का। वो तो बहाना करती है। तो झेलिन कहता है ठीक है तुम घर जाकर आराम कर सकती हो, मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ। तो याओची कहते छुट्टी जाने दो ना, लेटर्स को माफ़ कर दो। पर वो कहता है क्यूट होने से मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। फिर आगे घर पर तो गुस्से में याओची को उठा लेता है। वो कहती है आंटी हमें देख रही है। वो कहता है तुम तो चुप ही रहो। अब आंटी यहाँ पर तो काफ़ी हंसती है। फिर रूम में तो जेलिन काफ़ी जेलस होता है, उसे किस करना वो तो स्टार्ट ही कर देता है और वो तो काफ़ी गुस्सा भी होता है। तो याओची यहाँ पर उसे शांत करवाती है, कहती क्या हुआ है तुम्हें। तो जेलिन कहता है उस फाइल में 55 लव लेटर्स थे, 1000 दिनों की डायरी थी और 700 फोटो थे। मुझे 5 घंटे लगे सारी बातों को पढ़ने और समझने में। अगर मैं ना देखता तो तुम मुझे सच्चाई कभी नहीं बताते। तो वो कहती आप ना ओल्ड हो और पुराने दिमाग के हो, आप मेरे बॉयफ्रेंड हो और चीज़ें पर मेरी मर्जी तो होनी चाहिए। तो जिलिन कहता है तुम्हारे प्यार पर बस मेरी मर्जी और मेरा हक है। छुपी हुई डायरी, लव लेटर्स और फोटो, तुमने सारी बातें डिलीट क्यों नहीं की। कहती सब कुछ मेरे यूथ के बारे में था और मैं अपनी गलतियों से सीखना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ डिलीट नहीं किया। वो गुस्से में देखता है। तो याओची कहते ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं आपको सारी बातें बता दूंगी। झेलनी तो काफी जेलस होता है, कहता है नेक्स्ट टाइम कोई भी सीक्रेट हो तुम मुझे पहले एडवांस में बता दोगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी जेलसी पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर तो उदास होता है। तो याओची कहती प्लीज गुस्सा करना बंद भी करो और 5000 शब्दों का लेटर लिखना काफी मुश्किल है। झेलिन कहता ठीक है 21 से शायद मैं सज़ा कम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो उसे किस करना स्टार्ट कर देती, वो भी ढेर सारे। तो यहाँ पर झेलिन को अपने प्यार पर तो कंट्रोल नहीं होता, इनका प्यार यहाँ पर तो ढेर सारा चालू हो जाता है। वो तो बड़ी खुश होती, कहती सज़ा मेरी ख़त्म होती है ना। वो कहता है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, ठीक है मैं तुम्हारे 200 शब्दों को कम करता हूँ 4800। और वहाँ से वो तो चला जाता है। तो याओची कहती आप भी ना बहुत बड़े धोखेबाज हो और काफ़ी शाय फील करती है। अब नेक्स्ट डे तो याओची काफ़ी गुस्सा होती एपोलॉजी लेटर लिखने से और वो गुस्से में झेलिन के पास जाती है। तो झेलिन उसे अपने एम्प्लॉय की बात बताता है कि कैसे 6 साल पहले एक बहुत ही जीनियस बॉय था जिसके ढेर सारे सपने थे अपने फ्यूचर को लेकर, वो बहुत ही काबिल था, बस एक गलती ने उसकी लाइफ को बदल दी। एक्चुअली उसे क्रॉस बॉर्डर के टेंडर के डाटा को सेंड करना था, उसने कर भी दिया था पर उसमें बस एक एरर था। तो उसने सोचा बिना अपने किसी सीनियर को बताए वो डाटा को ठीक कर देगा और उसने सिस्टम को हैक कर लिया था और उस एरर को ठीक कर दिया। पर ये सारी बातें तो इनलीगल थी ना, लास्ट में उसकी तो पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली। तो उसका करियर तो वहाँ पर ही बर्बाद हो गया। वो तो डर जाती कि कहती क्या ये सब कुछ इतना सीरियस होता है। कहते हाँ मिस्टेक तुम्हारी थी ना, अगर तुम चाहती तुम्हारे पास 200 तरीके थे मुझे रोकने के, पर तुमने गलत का रास्ता चूज किया। अब याचू की यहाँ पर तो पछतावा होता है। फिर वो तो यहाँ पर अपॉलॉजी लिखने की बात करती, फिर आगे वो तो 10,000 वर्ड्स में माफीनामा लिख कर लाती है। अब ये देखकर झेलिन को तो प्राउड फील होता है कि याची को अपनी गलतियाँ पता है। फिर आगे ऑफिस के बाहर वो याची को कॉल करता है, कहता है मुझे अपने बिजनेस डिनर पर जाना है दोस्तों के साथ में। तो याची कहती है ठीक है मेल के साथ तो जा सकते हो पर फीमेल के साथ नहीं। वो तो यहाँ पर हंसता है, कहता है ठीक है। फिर आगे वो तो होटल में जाता है, वहाँ पर तो कोई नहीं होता। टाइम को देखता है कि तभी वहाँ पर यान फई आ जाती, कहती बहुत दिनों बाद मिले। अब वो तो गुस्सा होता है, बोलता है तुमने मेरे फ्रेंड का यूज करके मुझे यहाँ पर बुलाया है। यान फई उसके हाथों को पकड़ती है, कहती मुझे पछतावा है कि मैंने 4 साल पहले जो कुछ भी किया था मैं कितनी गलत थी। आई होप तुम हमारे रिश्ते के बारे में फिर से सोचोगे। तो उसके हाथों को हटा देता है, कहता है अगर तुम्हें इसी के बारे में बात करना है तो मुझे कोई बात नहीं करनी, और चाहता है कि तभी यान फई उसे रोक लेती है। वो गुस्से में कहता है तुम चाहती क्या हो।
तो यान फई कहते गुस्से में, तुम्हें उस याची में क्या दिखाई देता है, वो तुमसे पूरे 10 साल छोटी है और वो भी कितने छोटे से फैमिली बैकग्राउंड के साथ में, उसकी औकात ही क्या है। वो बोलते तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और मेरे हिसाब से याची एक जूनियर एम्प्लॉय है, वो भी प्योर हार्ट के साथ। मान तो छोटे फैमिली से बिलोंग करते पर तुम जैसी अमीर फैमिली की लड़कियों से काफी ज्यादा अलग है, उसके पास समझ है। तो यान फिर कहते तुम्हारे काबिल वो बिल्कुल नहीं है। तो गुस्से में कहता है हमारी फैमिली के दोस्ती की वजह से मैं बस तुम्हारी अभी इज्जत कर रहा हूँ और तुम याचू से मिली तो मुझे सारी बातें पता है। आज के बाद अगर तुम उससे मिलने गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं खानदान की दोस्ती को भूल जाऊंगा। गुस्से में चला जाता है। अब यहाँ पर यान फई तो काफी गुस्सा होती और घर पर याची तो जेनलिन के लिए खाना बना रही होती है। उसे देखकर तो खुश होती, तभी जेनलिन उसे पकड़ता है, कहता है याची उसे गले लगाता है। वो कहती क्या बात है, बड़ा मुझ पर प्यार आ रहा है, तुमसे तो फीमेल परफ्यूम की स्मेल आ रही है, तुम तो फीमेल के पास नहीं जाते ना। तो जेनलिन बताता है मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था पर वहाँ पर तो यान फई आई थी। वो कहती है तुम्हारी एक्स वाइफ, और यहाँ पर परेशान हो जाती है और जेलस भी। तो जेनलिन कहता है आजकल यान फई की फैमिली बहुत ही कोशिशें कर रही है मेरे आसपास आने की, सब कुछ यान फई की वजह से, पर अगर नेक्स्ट टाइम वो तुमसे मिलने आए तो फिर तुम मुझे डायरेक्टली बता देना। वो कहती वो मुझसे मिलकर भी क्या कर लेगी, मैं तुम्हें उसे नहीं देने वाली। वो कहते यहाँ जी इन 34 सालों मेरे पास तो कोई भी कमजोरी नहीं थी, पर अब मेरी कमजोरी है और वो तुम हो। वो तो गैस को बंद करती है और जेनलिन को देखती है, फिर आगे से रूम का जहाँ पे इनका ढेर सारा प्यार तो चालू हो जाता है। याचू उसकी टाई को तो ओपन करती है कि उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है तुम श्योर तो हो ना तुम्हें क्या कर रही हो। वो कहती है तुम बस मेरे हो और मुझसे तुम्हें कोई भी ले नहीं सकता, तुम पर बस मेरा हक है, तुम्हें कोई टच भी करे मुझे वो भी पसंद नहीं। याचू के प्यार तो चालू हो जाता है, तभी जेनलिन उसे रोकता है, कहता है मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। और यहाँ पर इनका ढेर सारा प्यार तो चालू हो जाता है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर आगे जेनलिन तो याचू के पेरेंट्स से मिलने की बात करता है। तो याचू कहती है ये सारी बातें कितनी जल्दी होगी ना, मैं पहले अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बताऊंगी और फिर तुम मिले ना। तो जेनलिन कहता है जैसा तुम कहो, तो फिर मैं पहले तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता हूँ। वो कहते क्या वो मेरे बारे में जानते हैं। तो जेनलिन कहता है मैंने पहले उन्हें तुम्हारे बारे में तो बताया था, उन्हें पता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, तुमसे मिलकर वो तो बहुत ही खुश होंगे। तो याचू कहती है मैंने सोचा कि वो तो हाई सोसाइटी के पर्सन है ना, तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड को लेकर वो परेशान तो होंगे। कहते याची तुम ज़्यादा मत सोचो, ठीक है एक बात सुनो, तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स तो एक ही फैमिली बैकग्राउंड के हैं, जैसे कि पढ़े लिखे और साथ में इज्जतदार और हाँ एक नाइस कपल भी। हम दोनों से प्यार करने वाले, तो क्या फैमिली बैकग्राउंड सेम नहीं है। तो यहाँ पर खुश होती कहती हाँ तुम्हारे कहने का मतलब कि शादी इक्वल सोशल स्टैंडिंग में। वो तो उसे केयरिंग वाली किस देता है। फिर आ गई ऑफिस में जहाँ पर याची कहती मैंने सोच लिया मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवाना चाहती हूँ। तो काफ़ी परेशान होता है, कहता है ठीक है अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और वो तो न्यूज़ को देख रहा होता है। फिर आगे याची की माँ तो कॉल करती, बहुत ही परेशान होती, कहती तुम्हारे पापा को पुलिस पकड़ के ले गई, उनके डॉक्यूमेंट्स तो चोरी हो गए थे और फिर उन पर धोखेबाजी के आरोप लगे हैं, उन पर केस हुआ है। सुनते वो तो काफी शॉक हो जाती है, पापा की साइन किए गए डॉक्यूमेंट्स को देखती है और उसे जेनलिन के पास लेकर जाती है। जेनलिन कहता है मुझे सारी बातें पता है, सब कुछ तो यान फई के फैमिली ने किया है, बट डोंट वरी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। याची कहती मेरे पास सबूत है, सब कुछ पापा ने नहीं किया है, देखो ये उनकी सिग्नेचर है ओरिजिनल और ये है AI से बनाए गए सिग्नेचर, किसी ने उनके फिक्स साइन को बनाया है। आगे यान फई तो भागते हुए जेनलिन के पास आती, कहती क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने अपनी पावर का यूज किया मेरी फैमिली को बर्बाद करने के लिए, इससे तुम्हारे भी तो नुकसान होगा, तुम्हारे बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में क्या। तो जेनलिन कहता है तुम मेरे नहीं, तुम अपने नुकसान के बारे में सोचो, तुमने याचू के पापा को फंसाया है ना, इसकी प्राइस तुम्हें तो पे करनी पड़ेगी, सजा मिलेगी। फिर आगे याचू तो बहुत ही परेशान होती है, तभी जेनलिन कॉल करता है, कहता पापा कोर्ट में इनोसेंट साबित हो चुके हैं, उन्हें किसी ने फंसाया था, प्रूफ हो चुका है। वो तो काफी खुश होती। फिर आगे तो जेनलिन पापा के साथ घर आ जाता है और पूरी फैमिली काफी खुश होती। याची कहती थैंक यू, तो वो कहता है तुम्हें भी थैंक यू, तुमने ही तो प्रूफ बताए थे ना। और फिर वो तो घर जाने की बात करता है, तो पापा उसे डिनर पर इनवाइट करते हैं। फिर याची उन्हें अपने और जेनलिन के रिश्ते के बारे में सारी बातें बताती है। अब डिवोर्स की बातें, जेनलिन के एज गैप और उसकी छोड़ने को लेकर पापा पहले तो सोचते हैं,
कहते बेटा शायद इस शादी स्टेबल नहीं रह सकती। पर याचू तो काफ़ी जिद करती उन्हें अपनी बातों से वो तो मनाती है। तो पापा और मम्मी कहते हमारी खुशी हमारे बेटे की खुशियों में है और यहाँ पर शादी के लिए तो हाँ कह देते हैं। आगे झेलिन तो याचू को अपने पेरेंट्स से मिलवाने लेकर जाता है, जहाँ पर याचू तो झेलिन के पापा के साथ में शतरंज को प्ले करती और यहाँ पर वो जीत जाती है। देखकर पापा तो बहुत ही खुश होते हैं और माँ को भी याचू का इनोसेंट और काइंड बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो याचू के पेरेंट्स से मिलकर शादी फिक्स करने की तो बातें करते हैं और आगे कह जाते समय माँ तो याचू को अपना खानदानी ब्रेसलेट देती है। तो याचू कहती आंटी थैंक यू। तो माँ कहती आंटी कैसे, मैं तुम्हारी क्या हूँ। तो वो कहती है मम्मी थैंक यू और पापा आपको भी। वो सब तो काफ़ी खुश होते। तभी जिन कहता है आज से आप तो मेरी आंटी हो। सब तो यहाँ पर हंसते हैं। फिर आगे 1 महीने बाद दोनों की फाइनली ऑफिशियली यहाँ पर शादी हो जाती है, वो भी ढेर सारी खुशियों के साथ और पागलपन के साथ। घर पे वो तो अपने प्यारे से डॉग के साथ होते हैं और झेलिन बताता है कि लाइफ में हम तो कई लोगों से मिलते हैं पर एक पर्सन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होता है जो बस आपके प्यार के लिए बना होता है। याओजी थैंक यू सो मच अपना प्यार मुझे देने के लिए, आई लव यू। और यहाँ पर याओजी भी सोचती है झेलिन थैंक यू सो मच मुझसे इतना प्यार करने के लिए, आप मेरी लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन हो। और यहाँ पर दोनों अपने हैप्पी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और साथ ही में आपको आपके परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियों, सेहत और हाँ ढेर सारे प्यार के साथ हैप्पी न्यू ईयर 2026। ये ड्रामा मेरे लिए ना बहुत ही क्यूट, स्वीट और ढेर सारे प्यार के साथ था। धीरे धीरे होने वाला प्यार, वो भी केयरिंग वाले पति के साथ। आपके लिए कैसा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।